हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ साइंस का पार्ट 4। लाइफ साइंस के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जंतु हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले हमने पादप हार्मोन के बारे में पूरा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जंतु हार्मोन के बारे में। जानेंगे कि ये क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं, कितने सारे हार्मोन्स निकालने के जो अंग हैं हमारे बॉडी में वो सब हैं। इन सब के बारे में हम आने वाले सारे वीडियोज़ में धीरे धीरे जानते चले जाएंगे, उनका काम क्या होता है, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम क्या सीखेंगे जंतुओं में प्रतिचार एवं रासायनिक समन्वय, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का काम क्या होता है। तो हार्मोन्स के काम को जानने से पहले हम जानते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं। मैंने पादप हार्मोन के समय में भी आपको बताया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अब जंतु हार्मोन में भी आपको कुछ कुछ वही सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो देखिए लिखा है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका नियंत्रण समन्वय ज़रूरी है। और ये समन्वय दो तरीके से होता है। समन्वय का मतलब आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारे अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बातों के बीच में क्या हो रहा है, मेरी ज़ुबान जो है वो भी घूम ऊपर नीचे हो रही है, वोकल कॉर्ड जो है वहाँ से आवाज़ आ रहा है, वाइब्रेशन लगातार हो रहा है, दांतों के बीच में ज़ुबान दब नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि दांतों के बीच में बात करते हुए ज़ुबान चली आती है तो लगता है, बहुत ज़ोरदार लगता है। तो उस चीज़ में नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच जब मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ कुछ, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उन सभी बातों में एक समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये दो तरीके से बांटा गया है, एक तो भौतिक समन्वय और एक रासायनिक समन्वय। तो भौतिक समन्वय करने का काम कौन करता है, वो हमारी तंत्रिका तंत्र करती है। तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से, हमारा मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु। ठीक है, तो दो होते हैं तंत्रिका तंत्र के हिस्से, हमारा मस्तिष्क एक होता है और एक होता है मेरु रज्जु या रीढ़ रज्जु। वो दो चीज़ें भौतिक समन्वय के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा अगर बात करें रासायनिक समन्वय के बारे में, तो वो कौन है, वो है हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, रासायनिक समन्वय यानी कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं घटती हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं या फिर खाने के बारे में जब हम सोचते हैं तब हमारे मुंह में लार आता है। जैसे कि अगर आप अभी जो भी आपको चीज़ें पसंद हो, जैसे गोलगप्पा हो गया, कुछ खट्टी चीज़ें हो गई, कुछ मीठी, जो भी आपको पसंद आती हो, अगर आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपके मुंह में लार भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन करता है, तो इस चीज़ में समन्वय बनाने का काम हार्मोन्स करती है कि हाँ, मुंह में कहीं ना कहीं खाना आने वाला है, ऐसा दृश्य दिमाग बना रहा है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी लार ग्रंथियों को एक्टिव करते हैं, जहाँ से लार जो है हमारे मुंह में भर जाता है। जो कि जब खाना मुंह में लेते हैं तो लार भर करके, लार जो है उस खाने को तोड़ने का, उसको अच्छे से मिक्स करने का काम करता है। तो लार ग्रंथि को जो इंस्ट्रक्शन है देने का काम कौन करता है, बताने का काम कौन करता है कि हाँ आपको लार जो है वो मुंह में लाना है, इसका काम हार्मोन्स करती है। ठीक है, तो इसीलिए हार्मोन को रासायनिक समन्वय कहा जाता है, क्योंकि ये रासायनिक समन्वय का काम करते हैं। ओके, अब मनुष्य में जैविक क्रियाओं की आवश्यकता क्या है, ये जो जैविक क्रियाओं के बीच में समन्वय का आवश्यकता आखिर क्या है। क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो है बहुत जटिल जैविक क्रियाओं से बनी होती है, बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। सिर्फ एक तो मैंने ज़ुबान और मुंह के चलने का जो समन्वय है उसके बारे में बताया, फिर लार ग्रंथियों के बारे में। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सी घटनाएँ घटती हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो खाना हमारे भोजन नली से होकर के हमारे अमाशय तक पहुंचता है, यानी हमारे पेट तक पहुंचता है। जब तक वो पहुंचता नहीं है तब तक अमाशय जो है वो अमाशयिक रस नहीं निकालता, जो कि खाने को पचाने का काम करती है। जब हम खाना खाते हैं, खाना पेट तक पहुंच जाता है, तब अमाशयिक रस निकालता है, जिससे कि खाने को और ज़्यादा छोटा करने में मदद मिलता है। पित्त रस निकालते हैं, अग्नाशयिक रस पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से आता है। ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब सारे के सारे अंगों में समन्वय बना रहे। और इन सभी समन्वय को कोऑर्डिनेट करने का काम, मेन कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करती हैं। जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है तो क्या होता है, रोए खड़े हो जाते हैं,
शरीर के बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि इससे ये महसूस होता है कि हाँ, हमारा शरीर जो है वो डर रहा है। जैसे अगर आप बहुत तेज़ कहीं से भाग करके आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। तो इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, हाँफता है। हाँफने का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेने का काम करता है, हवा लेने का काम। तो इस चीज़ के लिए भी हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। ऐसे ही जब हम तनाव में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो इस समय भी तनाव को कम करने के लिए जो एड्रिनल ग्रंथि में कॉर्टेक्स वाला भाग है, मतलब हमारे दिमाग का कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, वहाँ से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि हमारे तनाव को कम करने का काम करती है। जैसे जब तनाव आता है तो हमें ज़ोर ज़ोर से सांस लेने को बोला जाता है, या फिर कुछ देर शांत कहीं माहौल में बैठ करके शांति से अपने ऊपर, अपने तनाव से दूर रखने की कोशिश की जाती है। कुछ शांत जगह पे शांत माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा दिमाग जो है वो सोचता है कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जिससे कि मेरा ये स्ट्रेस जो है, ये तनाव जो है वो कम हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बीएमआर का नियंत्रण। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनने का जो काम है, जो हम खाना खाते हैं उससे ऊर्जा बनती है, वो उस पर नियंत्रण जो है वो भी हार्मोन्स का काम करती हैं। हमारे शरीर को लगातार वृद्धि करने का काम इस पर भी नियंत्रण हार्मोन करता है। अगर जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या काम करता है, हमारे शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। अगर कहीं गलती से ये ज़्यादा हो जाए तो किसी मनुष्य का हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या शरीर जो है भयानक खली जैसा हो जाएगा। वहीं अगर ग्रोथ हार्मोन का स्राव कम हो तो शरीर जो है वो बौना रह जाएगा, शारीरिक विकास जो है वो कम होगा। तो इस हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा रहा है कि शरीर की वृद्धि किस तरह से होगी, वो सिर्फ ये ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करता है। इसके बाद जो जनन अंग होते हैं, जनन ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें भी अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे, जैसे एक उम्र के बाद स्त्रियों में अलग से बदलाव आते हैं, वहीं पुरुषों में अलग बदलाव आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत आराम से और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब पर भी नियंत्रण जो है वो हार्मोन्स करती हैं। अच्छा, तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। आप जानते हैं हार्मोन जो है वो कार्बन से मिला हुआ एक रासायनिक पदार्थ है, जैसा कि पादप हार्मोन के टाइम पे भी मैंने बताया आपको, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो इन क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। बच्चे से लेकर के युवावस्था तक आने पर पुरुषोचित अथवा स्त्रियोचित यौन लक्षणों का विकास होना आवश्यक है, जिसका नियंत्रण, नियमन और समय के अनुसार उनके बीच में समन्वय बनाने का काम हार्मोन्स करती हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है या जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये इस तरह की चीज़ें, भावनाएं नहीं आती हैं जो हम बड़े होते होते धीरे धीरे एक पुरुष जो है वो पुरुष की तरह कैसे बिहेव करना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, पुरुषों का व्यवहार कैसा होता है, इस तरह की भावनाएं उम्र के साथ धीरे धीरे दिमाग में बढ़ती हैं। वैसे ही स्त्रियों में भी अलग अलग समय पे, अलग अलग उम्र पे उनकी भी भावनाएं अलग तरीके से बनती हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण जो है वो हार्मोन्स करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है, कि हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के बहुत ज़रूरी हिस्से को कंट्रोल करता है। हमारे पूरे जीवन में हार्मोन्स का स्राव, हार्मोन्स जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो सांस लेने का जो ये प्रोसेस है, ठीक है, इवन वहाँ तक भी कंट्रोल, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, कि हार्मोन्स ही करती हैं। ठीक। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी जीने की इच्छा को बनाए रखने का काम करती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे जीने की इच्छा को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर तरह का काम जो है वो हार्मोन्स अपने हिसाब से करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हार्मोन का अगर डेफिनेशन आपको लिखने के लिए बोला जाए कि जंतु हार्मोन के बारे में बताइए, डेफिनेशन क्या होता है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि हार्मोन वे जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष कोशिकाओं, उत्तकों या अंतःस्रावी ग्रंथियों, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। ठीक है। तो उत्तकों या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर रक्त या लसिका के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन द्वारा पहुंचकर विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है।
तथा क्रिया के पश्चात नष्ट होकर बाहर निकल जाता है। तो आपने अगर पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हार्मोन्स जो है वो जहाँ बनते हैं वहाँ काम नहीं करते, वो कहीं दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं। पेड़ों में फ्लोएम जो है वो हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। वैसे ही हमारे शरीर में जंतुओं में रक्त या लसिका जो है वो लगभग एक ही चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। रक्त के माध्यम से हार्मोन्स जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने का काम करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रक्त है वो शरीर के हर एक कोने कोने में फैला हुआ है। रक्त का जाल जो है हमारे शरीर के हर जगह पे है, ठीक है। इवन आपकी उंगलियों पर अगर थोड़ी सी सुई भी चुभ जाए तो वहाँ से खून निकलता है, इसका मतलब रक्त जो है वहाँ तक पहुँचती है, ठीक। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे शरीर पे रक्त का जाल बिछा हुआ है। तो हार्मोन के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है कि वो शरीर के जिस अंग तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है। कौन माध्यम बनेगा? रक्त माध्यम बनेगी जाने का। तो हार्मोन का डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मनुष्य में हार्मोन का स्राव विशेष ग्रंथियों द्वारा होता है जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनके वजह से हार्मोन्स जो है वो शरीर में निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अच्छा, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है क्योंकि इनका स्राव आंतरिक होता है और सीधे रक्त में जाकर के मिल जाता है। अच्छा, इनमें नलिका नहीं होती। देखिए, हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन्स का स्राव जो है जिस अंग से निकलता है, जैसे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। मैं दो हिस्से होते हैं आपके हार्मोन के स्राव करने वाली ग्रंथियों के। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं? हमारे शरीर में अंदर ही अंदर हार्मोन्स का स्राव करती हैं और सीधे ये जा कर के रक्त में मिल जाती हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इसको बहने के लिए, मतलब इसको रक्त तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पे रक्त की नलिकाएं, आपकी नसें हैं, तो अगर हार्मोन की ग्रंथि अगर यहाँ पर है तो यहाँ से हार्मोन्स जो है वो निकल करके यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता बना होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये डायरेक्ट जा करके पहुँच जाता है, या फिर इसका जो नलियाँ जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं उस ग्लैंड से, उस ग्रंथि से जहाँ से हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होने वाले हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या होता है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो वे ग्रंथियां जो अपना स्राव अंदर ही अंदर रक्त में मुक्त कर देती हैं एवं रक्त परिवहन के माध्यम द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे इसमें कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, ठीक। इनके बारे में ये क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में मैं आगे आपको पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हम किसे कहते हैं? तो वे ग्रंथियां जो अंदर ही अंदर रक्त में ही हार्मोन्स जो है वो पहुंचा देने का काम करती हैं और रक्त के माध्यम से वो अलग अलग अंगों तक पहुंच जाते हैं। तो उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और वहीं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ किसको कहते हैं? तो वे ग्रंथियाँ जो स्राव को नलिकाओं द्वारा बाहर स्थित अंगों में भेज देती हैं, उन्हें बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथियाँ, ये सारी की सारी क्या हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। जैसे लार ग्रंथि क्या करती है? जैसे आपके मुंह के ऊपर की तरफ लार ग्रंथियाँ बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ से छोटा सा नली निकला हुआ है जो आपके मुंह तक पहुँच जाता है, जिसमें जब खाना आता है तो ये लार जो है वो सीधे आपके मुंह तक पहुँच करके खाने को पचाने का काम करती है। तो यहाँ से देख रहे हैं ये जो लार ग्रंथियाँ हैं ये क्या कर रही हैं? जो भी लार जो ये स्रावित करती हैं वो किसी नली के माध्यम से सीधे बाहर चला आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन ग्रंथियों से निकलने वाला जो भी चीज़ है उसको क्या कह रहे हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अग्न्याशय यानी पेट में अग्न्याशय एक रस जो है वो खाना पहुँचने के बाद चला जाता है, तुरंत निकल जाता है। यकृत यानी कि आपकी किडनी में जो ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से भी डायरेक्ट वो खून को साफ़ करने का काम करती हैं। तो ये रही बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, वे ग्रंथियाँ जिनको स्रावित होने के लिए नलियों की आवश्यकता पड़ती है और अंगों तक पहुँचने में भी वही नलियाँ सहायता करती हैं। तो अब
हम बात करते हैं इस आपके किताब में जो मेन जो पार्ट है वो है एंडोक्राइन सिस्टम का, एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं और उनसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ग्रंथियों से पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम को कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। तो बहुत सारी ग्रंथियाँ और ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा गठित वह तंत्र जो मनुष्य के शरीर के अंदर सभी रासायनिक समन्वय का कार्य करती हैं, वे सभी ग्रंथियों का समूह तंत्र कहलाता है। आप जानते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथियों से क्या बनता है, बहुत सारी ग्रंथियों से मिलकर के बनता है तंत्र, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथियों से मिलकर के बनता है तंत्र, तो वही है अंतःस्रावी तंत्र। यानी कि जितनी सारी ग्रंथियां हैं वो सब मिलकर के जब मनुष्य के शरीर के अंदर रासायनिक समन्वय का काम करते हैं तो उन सभी ग्रंथियों के एक समूह को तंत्र कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कह रहे हैं। तो यह प्रायः सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां समन्वय रूप से कार्य करती हैं, सब के सब एक दूसरे से तालमेल बना करके काम करते हैं। वे एक दूसरे को सक्रिय बनाने का काम भी करते हैं और एक अंग के तंत्र के रूप में ये कार्य करती हैं, ठीक है। सब एक दूसरे को सक्रिय करने का काम करती हैं, यानी कि कोई एक हार्मोन है जो किसी दूसरे एक ग्रंथि को ये बता रहा होता है कि हाँ अब आपको हार्मोन्स जो हैं वो स्रावित करने हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक हार्मोन दूसरे ग्रंथि को एक्टिवेट कर रहा है कि वो और हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करे। अब आगे हार्मोन की कुछ विशेषताएं, ठीक। पादप हार्मोन में भी हमने हार्मोन्स की विशेषताएं पढ़ी, यहाँ पर भी हम हार्मोन्स की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले देखिए, अपने स्रोत से स्रावित होकर सीधे रक्त में मिल जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जितने सारे हार्मोन्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ से सीधे कहाँ चले जाते हैं, रक्त में जाकर के मिल जाते हैं। अच्छा, ये रासायनिक रूप से जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं, ठीक। बहुत बार आया है ये बात कि ये एक रासायनिक पदार्थ है हार्मोन्स, और ये क्या करता है, जैविक क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन का काम करते हैं। ये अपने स्रोत से दूरवर्ती लक्षित अंगों या कोशिकाओं पर काम करते हैं। जहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होता है वहाँ काम नहीं करता, वो कहीं दूर जा कर के किसी दूसरे अंग में काम कर रहा होता है। तो एक प्रजाति में उत्पन्न हार्मोन प्रायः दूसरी प्रजाति में उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सपोज़ कीजिए जैसे कि दो लोग हैं, दो अलग तरह के जीव हैं। अगर एक जीव में कोई एक ही तरह का हार्मोन्स अगर रिलीज़ होता है, सपोज़ कीजिए GH जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो किसी एक जीव में, A नाम का एक जीव है, इस जीव में ग्रोथ हार्मोन बना, ठीक है। अगर इस हार्मोन को लेकर के किसी B नाम के जानवर में या जीव में डाल दिया जाए तो वो हार्मोन जो है इसमें भी उसी तरह का ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रोथ हार्मोन की तरह ही काम करेगा। तो यानी कि एक ही तरह के हार्मोन जो है दो प्रजातियों में एक ही तरह का प्रभाव डालती है। अच्छा, आगे देखें, ये अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं एवं अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है, 30 करोड़ में से अगर 1 भाग एड्रेनलिन की सांद्रता ही अधिक क्रियाशील होती है। हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं, और उतना ही कम मात्रा जो है इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, इतना ज़्यादा काम कर देता है कि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया कि जैसे देखिए 30 करोड़ भाग में सिर्फ एक ही, 30 करोड़ में से सिर्फ एक भाग ही ज़रूरत है एड्रेनलिन की सांद्रता जो कि काम कर जाएगी। सपोज़ कीजिए यहाँ पे कुछ है, कोई ऐसा काम जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई खून बना हुआ है, अगर खून की संख्या अगर बढ़ाने वाली जो हार्मोन है अगर वो काम करने आए तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरे खून में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देने पर खून ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें जितनी ज़रूरत है, सपोज़ कीजिए अगर 1 बूंद हार्मोन्स की ज़रूरत है, अगर हमें 30 करोड़ बाल्टी खून बनाने के लिए, तो वो 1 बूंद ही बहुत काफ़ी है। ज़्यादा डाल देंगे तो हो सकता है सिस्टम ख़राब हो जाए। इसीलिए गड़बड़ी होती है कि जब हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, हार्मोन के कम होने पर भी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अच्छा, आगे देखिए, तो सामान्यतः ये प्रोटीन, एमीन, एड्रेनलिन या स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन प्रकृति के होते हैं। हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन प्रकृति का भी हो सकता है, एसिड प्रकृति का भी हो सकता है, अच्छा स्टेरॉयड प्रकृति का भी हो सकता है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं।
जैसे स्टेरॉयड प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये ही सिर्फ वसा में घुलनशील होता है, नहीं तो फिर बाकी सारे जितने हार्मोन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बस एक छोटी सी जानकारी। अच्छा, इनकी अधिकता या कमी दोनों ही हानिकारक होती है। शरीर में इनका संचय नहीं हो सकता क्योंकि ये कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद ही शरीर से निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनको बचा करके रखना बहुत मुश्किल काम है। जितनी जल्दी ये बनते हैं उतनी ही जल्दी ये नष्ट भी हो जाते हैं। अब हार्मोन जो है, चूँकि ये एक रासायनिक समन्वय का काम करता है, तो और साथ साथ क्या करता है कि जहाँ पे ये बन रहा होता है वहाँ से दूसरे जगह जा कर के काम कर रहा होता है। मतलब जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे ए नाम का कोई आदमी है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ए नाम का कोई लेबर है। इसने क्या किया, इसको बोला कि हाँ तुमको इस घर में जा कर के काम करना है। ठीक, तो ये ए आदमी पहुँच गया इस घर में और यहाँ जा कर के काम कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि हाँ आपको यहाँ जा कर के ये काम करना है, ये दीवार बनानी है, तो मार्बल लगाना है, तो ये करना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इस ए व्यक्ति की तरह ही हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं ग्रंथि से, जहाँ से वो निकल रहे होते हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेकर के, जानकारी लेकर के वो पहुँच जाते हैं जहाँ उनको काम करना है वहाँ पे, और वो अपना काम करते हैं और काम ख़त्म, बस। इसीलिए इसको रासायनिक दूध के नाम से भी बोला जाता है। जैसे देखिए, हार्मोन एक प्रकार का विशिष्ट जटिल रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो अपने उत्पत्ति स्थल से दूसरे अंग में जाकर उनके जैव रासायनिक कार्यों को नियंत्रण और नियमन करता है दूसरे जगह जा कर के, या अपने स्रोत से निर्देश लेकर के दूध की तरह लक्षित अंगों तक पहुंच जाता है और वहाँ पे काम करना शुरू करता है। इसीलिए इस हार्मोन को रासायनिक दूध के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर रक्त परिवहन के माध्यम से संपूर्ण शरीर में विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो इसीलिए हार्मोन्स को भी दूसरी जगहों में जाने में कोई मुश्किल नहीं होती, तथा विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसीलिए हार्मोन को रासायनिक समन्वयक भी कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, हार्मोन्स जो है वो स्राव का नियंत्रण किस तरह से करता है। तो देखिए, दो तरीके की बात है। ठीक है, एक, कहीं पर हार्मोन्स का स्राव जो है वो अधिक हो जाता है कभी कभी, तो कहीं पर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आखिर हार्मोन्स ही हैं, हमारे शरीर का अंग ही है, वो कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो उस पर भी कंट्रोल करने के लिए अलग तरह के अंग होते हैं, अलग हार्मोन्स होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हार्मोन, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि क्या है कि हार्मोन जो बनता है, साथ साथ वो एक विरोधी लक्षण वाले भी हार्मोन्स को शरीर बनाता है, जैसे कि जो मेन हार्मोन है हमारा उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, कि कहीं वो ज़्यादा ना हो जाए, कहीं वो कम ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए, अत्यधिक स्राव है, धीरे धीरे स्रावित करो, या फिर बहुत कम स्राव है, स्राव गति को बढ़ाओ। इस तरह के दो निर्देश जो है वो हार्मोन्स जो है वो नियंत्रित करता है, और इसी चीज़ को कहते हैं सुझाव तंत्र। ठीक है, मतलब हमारा शरीर जो है वो सुझाव देता है कि हाँ हार्मोन्स ज़्यादा हो गए तो इसको, स्राव को कम करो, हार्मोन्स अगर कहीं कम हो गए तो इसके स्राव को बढ़ाओ। इस तरह से नियंत्रण हमारा शरीर भी हार्मोन्स को करता है। ठीक है, जैसे थायराइड ग्रंथि की जब बात की गई है, तो रक्त में शर्करा का लेवल, यानी कि जो शुगर लेवल होते हैं, आप जानते हैं अगर आपके घर में, मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो कि कोई मान लीजिए शुगर पेशेंट है, या फिर शुगर की जांच अगर आप ही खुद ही कराएं, सुबह जब करवाते हैं तो शुगर का लेवल कम होता है, क्योंकि उस समय थायराइड ग्रंथि जो है वो कम आपका शुगर जो है वो स्रावित करती है, जिसकी वजह से सुबह सुबह कुछ समय के बाद, उठने के बाद, आप जब काम थोड़ा करना शुरू करते हैं, या फिर सुबह सुबह अगर एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ थकान होता है। हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कमज़ोरी से कि वो बेहोश हो जाएंगे। तो ये कारण क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल जो है वो कम है। अब खाना खाने के बाद क्या होता है, वहीं शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो रात के समय शुगर लेवल को कम करके रखती है शरीर, किसके माध्यम से, तो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इन सब के जो
फुल फॉर्म से वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जब हम आगे की वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो TSH हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ठीक है, अगर शुगर लेवल कम है तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये कहाँ पे होता है मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में एक छोटे से मटर के दाने के आकार का ये ग्रंथि है जो बाकी सारे ग्रंथियों को, इसको एक्चुअली मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को बढ़ाने का निर्देश देता है जब शुगर लेवल कम हो, और जब शुगर लेवल बढ़ जाती है तो वही पिट्यूटरी ग्लैंड ही थायरॉक्सिन हार्मोन को ये कहता है कि अब थायरॉक्सिन जो है वो बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको कम करो। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को जो है वो कम करो, जिससे कि हमारे शरीर में फिर धीरे धीरे थायरॉक्सिन की मात्रा कंट्रोल में आती है। तो इसी वजह से हमारे शरीर में शुगर का लेवल जो है वो हमेशा बना रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है पूरे दिन भर में। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर जो है वो जब शुगर का चेकअप कराने जाते हैं पेशेंट्स, तो हमेशा वो कहते हैं कि खाने के पहले एक बार, बिफोर मील एक बार आप शुगर चेक कराओ और आफ्टर मील एक बार शुगर चेक कराओ, क्योंकि शुगर लेवल जो है वो खाने से पहले कम रहता है, क्योंकि दिन रात भर सोते हुए जो हमारा शरीर है उस शुगर लेवल को, शरीर में मौजूद जो खाना है उसको पचाना और बाकी सारे जो भी चीज़ों से शुगर बनता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, और कंट्रोल करते करते रात भर में बहुत कम कर देती है। तो वो कितना कम कर रहा है इस चीज़ की जानकारी ली जाती है खाने से पहले शुगर के लेवल की जांच करके, और खाने के बाद जो शुगर की मात्रा खाने से शरीर में बढ़ जाएगी उस वृद्धि को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है बॉडी, उस चीज़ की जांच आफ्टर मील यानी खाने के बाद कैसे कर रहा है काम, ये चीज़ जानने के लिए खाने के बाद टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत कुछ बता दे रहा हूँ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए एक छोटी सी जानकारी है। जैसे जब जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा ज़रूर। ठीक है, 3 इडियट का जो मूवी है वहाँ पर एक सीन आता है जब जो करीना कपूर की सिस्टर हैं, जब वो उनका बच्चा होने वाला था, तो उस समय क्या करते हैं, जो आमिर खान को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पुश करने के लिए। ठीक है, पुश करने के लिए, और उस लेडी को भी बोलते हैं कि पुश करने के लिए। पुश क्या, तो वहाँ पे जो गर्भाशय होता है, पुश करने का मतलब वो जो गर्भाशय है, गर्भाशय पे दबाव बनाना है, गर्भाशय पे दबाव बनाने का काम, कि गर्भाशय जो है वो संकुचित हो। जैसे ही इसका संकुचन होगा, मतलब ये छोटा होगा, जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो बच्चा शरीर से निकलने में सक्षम हो पाएगा, क्योंकि उस बच्चे के शरीर में ताकत नहीं होती, जो भी ताकत है वो माँ को लगानी पड़ती है, और शरीर जो है वो उस गर्भाशय का संकुचन लगातार करता है, जिससे कि बच्चा जो है वो दुनिया देख पाए। ठीक है, माँ के पेट से दुनिया में जन्म ले पाए। तो गर्भाशय में जो संकुचन होता है, इस पर भी नियंत्रण करने का काम यही करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स ही करते हैं। एक टाइम लिमिट होता है ना बच्चे के जन्म लेने का, तो वही टाइम लिमिट जो है वो भी डिसाइड जो है वो हार्मोन्स ही करती हैं। कभी कभी बच्चे जल्दी आ जाते हैं, समय से पहले, 9 महीने से पहले आ जाते हैं, तो कभी समय होने में टाइम लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने आपको शुगर लेवल के बारे में बताया, उसी का एक चार्ट बनाया हुआ है कि जब खाना अधिक हो जाए, जब खाना अधिक हो जाता है तो क्या होता है, TSH यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, यानी जो थायराइड ग्रंथि से निकलती है, वो शर्करा को कंट्रोल करने का काम करती है। तो खाना खाने के बाद हमारा जो शर्करा का लेवल है, शुगर लेवल है, वो बढ़ता है। इस समय क्या किया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बोला जाता है कि इस शर्करा के लेवल को जो है वो कम कीजिए। ठीक है, तो थायरॉक्सिन जो है वो कम करती है, और जो यकृत में यानी कि हमारी किडनी में शर्करा जो है धीरे धीरे संचित होता रहता है। आपने गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में सुना होगा। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको शुगर की परेशानी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर शुगर जो है वो धीरे धीरे बढ़ करके सॉलिड होता जाता है। ठीक है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और जो किडनी स्टोन जो है वो बनता है।
इसीलिए खाने के बाद जो TSH है, यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसको बोला जाता है कि आप कम कीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हमारा दिमाग, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि शुगर लेवल को कम कीजिए। तो शुगर लेवल को कम किया जाता है शरीर के द्वारा, और इस शर्करा को जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको संचित किया जाता है। अब एक समय, जब रात के समय लोग सो जाते हैं, सोने के बाद फिर सुबह अगर आप एक्सरसाइज करते तो बहुत अच्छी आदत है। इस समय क्या होता है? इस समय आपके शर्करा का लेवल, यानी कि जो शुगर लेवल है वो शरीर से कम होता जाता है। कम होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि शुगर लेवल कम हो गया है, भाई हम बेहोश हो जाएंगे, शरीर ख़राब हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करती है? उस समय शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करती है। और ये शुगर आता कहाँ से? जो जमा हुआ आपका शर्करा है, शुगर है यकृत के पास, वहीं से लिया जाता है और आपको एनर्जी दी जाती है तब तक जब तक कि आप झेल लें। ठीक है, अब अगर आप ज़बरदस्ती और ज़्यादा करने जाते हैं एक्सरसाइज, तो फिर वो आपकी गलती कि आप बेहोश हो सकते हैं, क्योंकि उस समय शुगर जो है बॉडी में इतना कम हो जाएगा कि फिर आप होश में नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह का जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम लगातार चलता है पूरे दिन भर में। खाने के बाद थायरॉक्सिन का स्राव जो है वो बढ़ता है, और खाने के मतलब रात में सोने के बाद आपके थायरॉक्सिन का जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन की मात्रा कम होती है, और इसी तरह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो लगातार चलता है, और अंत में जाकर के आपके ब्लड शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट, अब ये लास्ट है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन के बीच में डिफरेंस क्या है। कि कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों हार्मोन्स अलग होते हैं, आपने पादप हार्मोन में 3 हार्मोन के बारे में पढ़ा, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के बारे में पढ़ा। लेकिन पादप हार्मोन में क्या होता है? इनमें कोई निश्चित ग्रंथि नहीं होती है। लेकिन वहीं जंतु हार्मोन में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि हार्मोन्स का स्राव करती हैं। पेड़ों में कोई अलग से ग्रंथि नहीं बनी होती है। आप जानते हैं जगह कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे तुरंत ही हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं पेड़ों में। अच्छा, पेड़ों के हार्मोन जो है अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वही जंतु हार्मोन प्रोटीन या लिपिड प्रकृति के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसका उत्पत्ति स्थल और क्रियाशीलता जो है वो वहीं होता है जहाँ से ये बनते हैं मेनली। जैसा कि पेड़ों के टिप पर जो ऑक्सीन बनता है और यहीं पर से ही बन करके इसी को ही बढ़ाने का काम करता है। वहीं पे जंतु हार्मोन की बात करें तो ये कहीं दूसरी जगह पे बहुत दूर जा कर के काम करते हैं। इनका स्थानांतरण भोज्य पदार्थ के साथ विसरण विधि या फ्लोएम के द्वारा होता है। वहीं पे जंतुओं में स्थानांतरण हार्मोन्स का रक्त के माध्यम से होता है। हार्मोन पार्थेनोकॉर्पी में सहायक होते हैं। जंतु हार्मोन कृत्रिम प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंस में समझ में आई होगी। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में ह्यूमन्स की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं और उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।